सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। 17वीं विधानसभा के गठन के लिए बिछ गई है बिहार की बिसात। बिहार के सत्ता के संग्राम में इस बार कौन किसके साथ है, ये बड़ा सवाल है। आरजेडी के जादूगर कहे जाने वाले स्टार प्रचारक लालू अगर चुनाव प्रचार से दूर हैं, तो एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान असमय ही चिराग को अकेला छोड़ गए। हाँ, ये जरूर है कि इससे चिराग के साथ सहानुभूति की लहर है। उठापटक, पाला बदल, नए गठबंधन के चलते सियासी सरगर्मी अब भी अपने उफान पर है। महागठबंधन से छिटककर रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती और ओवैसी से हाथ मिला लिया है और जातीय समीकरण को मजबूती से थामने का प्रयास किया है। बिहार की बिसात पर हर पार्टी अपने मोहरे बड़ी सावधानी से चल रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा गठबंधन पर्दे के पीछे किसके साथ है। वोटर के मन का गणित भांपने के लिए हर तरह के चुनावी मुद्दे आजमाए जा रहे हैं। कहीं प्रवासी मजदूरों के दर्द को उठाया जा रहा है, तो कहीं बढ़ते अपराध के ग्राफ के सहारे नीतीश की नाकामयाबी को बताया जा रहा है। 2005 से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर है। रोजगार का संकट राज्य सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी है। सत्ता में साझीदार बीजेपी नीतीश की अगुवाई में तो लड़ रही है, लेकिन एलजेपी के 143 सीटों पर उतरने से उसे समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। बीजेपी और जेडीयू ने महागठबंधन के साथियों को साथ मिला लिया है, तो चिराग ने बीजेपी के बागियों को टिकट देकर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया और बीजेपी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर रही है। आरजेडी में सारा दारोमदार तेजस्वी के कंधे पर है, क्योंकि कांग्रेस का अपना जनाधार खिसक चुका है। वो आरजेडी के कंधे पर सवार है। तो कुल मिलाकर के बिहार चुनाव को लेकर के पारा बिल्कुल ऊपर चढ़ चुका है। साल 2015 के कई साथी दोनों एक तरफ पाला बदल चुके हैं। सत्ता के संघर्ष में फायदे की सियासत के लिए हर दल तोलमोल में जुट चुका है और चुनावी बिसात में जिन दो चेहरों पर सारा दारोमदार है, वो है नीतीश और तेजस्वी। बिहार की बिसात कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर नवल, इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ राहुल लाल जी। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी का मैं रुख कर लेती हूं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ हाथ तो मिला लिया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कहा जा रहा है कि दिल भले ही मिले हुए हों, मन तो नहीं मिले हुए हैं, और ये चीज़ अब जनता को भी समझ में आने लगी है। प्रेम रंजन जी, सबसे पहले आपका रुख मैं कर रही हूँ। क्या कहा जाए, आखिर वजह क्या है? भले ही आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये खबरें कहां से आती हैं कि दिल नहीं मिल पा रहे? बीजेपी और जेडीयू साथ में मिलकर चुनाव लड़ लें, लेकिन साथ अब वो वाली बात के साथ में नहीं है। प्रीति जी, एक तो जो है से हमारा जिनसे दोस्ती होता है जी, या जिनका साथ होता है, जिनके साथ हम रहते हैं, पूरे दिल से रहते हैं, पूरे मन से रहते हैं, कहीं उसमें कोई जो है से वो उसके साथ जो है से पीठ में छुरा भोंकने वाली बात नहीं होती है। और हमने पहले ही बगैर नीतीश जी की किसी जो है से इच्छा के हमने नीतीश कुमार को नेता घोषित किया। हमने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव में जाएंगे। अब जिनको मानना है वो हमारे साथ रहे, जिनको नहीं मानना है वो नहीं रहे। तो जो लोग नहीं मान सकते थे वो हमसे अलग हो गए, और जिन लोगों को नीतीश में आस्था थी, उनको लगा कि नीतीश ही विकास के रास्ते में आगे बढ़ा सकते हैं बिहार के विकास के रास्ते को, तो वो लोग साथ आए। आपने देखा कि किस प्रकार से हम पार्टी हमारे साथ आई, वीआईपी पार्टी हमारे साथ आई, जो बाद में और एक अति पिछड़ा का है, एक महादलित का चेहरा है, और वो पार्टियां आई। जो लोग बातें बोल रहे हैं कि हम साथ रह करके भी जो है साथ नहीं है, उनको पहले अपना जो है देखना चाहिए कि पहले ही उनका गठबंधन टूट गया। सर, तो गठबंधन तो एनडीए में भी बिल्कुल सलामत नहीं रहा है ना प्रेम रंजन जी। गठबंधन तो एनडीए का भी सलामत नहीं रहा। लोजपा तो आपसे अलग हो गई। ये बात अलग है कि भले चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते, उनको लेकर कुछ नहीं कहते, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के तो लगातार वो जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं या करते रहे हैं, वो तो किसी से छिपा नहीं है ना।
नहीं नहीं, तो उसके बाद जो ऐसे चले गए तो उसका कोई मुझे नुकसान नहीं है, कोई मलाल भी नहीं है कि हम उनसे बड़ी पार्टियां, दो पार्टियां आ गई, अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले, महादलित का प्रतिनिधित्व करने वाले जीतन राम मांझी और वीआईपी मुकेश सहनी, ये दोनों हमारे साथ आ गए, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। उससे ज्यादा लाभ मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को होने वाला है। चलिए, आप कह रहे हैं आपको फायदा होने वाला है। आरजेडी से हमारे साथ नवल किशोर जी जुड़े हुए हैं। नवल जी, ये तो आप लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि महागठबंधन से लोग परेशान हो गए, टूट टूट कर हमारे पास आ रहे हैं, हमें तो फायदा ही हो रहा है, और अगर हमारे या कुछ अपने हमको छोड़कर चले भी गए तो हमें डैमेज होता नहीं दिख रहा। आप लोगों का कुछ है अपने बचाव में कहने के लिए? क्योंकि स्थिति तो आपकी भी डावाडोल सी लग रही है। पता नहीं अभी तक भी क्यों लोगों का जाना आना आखिरी समय तक बनता रहा। नॉमिनेशन को लेकर के जहां बातें चल रही थी, वहीं कुछ नेता आपका दामन छोड़ रहे हैं, कुछ आपके विरोधियों के साथ हाथ मिला लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महागठबंधन जो बनी है उसमें से तो कोई गया नहीं है। महागठबंधन बनने के बाद तो कोई गया नहीं है उसमें। जो गए हैं वो तो पहले से उनके संपर्क में थे, इसीलिए उनके पास गए हुए हैं। और जहां तक आरजेडी गठबंधन का सवाल है, आप देखिए आरजेडी इंटैक्ट है, कांग्रेस, लेफ्ट यूनिटी और कांग्रेस आरजेडी पूरी तरह से बिहार के जमीन पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। और आप देखेंगे कि इस चुनाव में आपको ये नजर आएगा कि किस तरह से जो एनडीए अपने आप को मजबूत करता है, डबल इंजन करता है, दो इंजन खराब हो चुका है। उस इंजन की खराबी का पहला कारण तो ये है कि जो उनका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में और 15 साल में है, उसमें उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो दूसरे जगह अपना निशाना बना रहे हैं कि यहाँ पर गठबंधन कमजोर है, यहाँ पे लोग नहीं आते जाते दिख रहे हैं। चुनाव जब भी होता है उसमें दिखती है कि संभावनाएं किसमें दिख रही है, और इस बार संभावना पूरी तरह से महागठबंधन में दिख रहा है। और जो एनडीए है ये तो ऐसे भी नकली बनावट है। 2015 में यही बीजेपी मजबूत शिकस्त इनको मिली थी। नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद भी, अमित शाह के होने के बावजूद भी उन्होंने 40 रैलियां की, उसके बावजूद भी उन्हें शिकस्त मिला। ये तो एक हारे हुए दल और एक भागे हुए दल का मिलन है, जो कि जेडीयू और भाजपा है। चलिए, आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, हारे हुए और भागे हुए दल एक साथ मिल गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आरएलएसपी से फैजल इमाम मलिक साहब भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। सर, आपकी पार्टी को लेकर के भी खबरें जो हैं वो तो यही हैं कि आखिरी समय तक जिनके साथ उम्मीद थी उनके साथ तो दिल मिल नहीं पाया, बाद में दामन थाम लिया आपने दूसरी पार्टियों का। क्या आपको लगता है कि जिनके साथ में आपकी पार्टी अब चली गई है वहां से कुछ मदद मिलेगी? उनका राजनीतिक जमीन अभी उतना मजबूत है बिहार में? प्रीति जी, देखिए 15 साल की लड़ाई हम नहीं जी, देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 15 साल पहले भी देख चुके हैं और ये 15 साल बाद में भी हम देख चुके हैं। उन 15 सालों में क्या हुआ ये हम देख चुके हैं। और अब जो 15 साल है, जो अभी नीतीश जी की सरकार है, ये भी हम देख चुके हैं। ये वो सरकारें हैं जहाँ एक की बात रहती थी, हम उनके साथ करने की कोशिश करते, उनकी महत्वाकांक्षाएं अपनी, एक कुछ अपने लोगों को भी प्रमोट करने की बात तैयार थे। अब थी लेकिन कुछ बातें थी। मैं आपके पास आती हूँ सर दोबारा। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जी, जिस तरीके से आपने सबका पक्ष सुना, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अपने घर में सबकी स्थिति भी डावाडोल है। भले ही हम लोग एक मकसद के लिए जुड़े हुए हैं, ये सभी पार्टियां एक मकसद के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, लेकिन दिल मिलते नहीं दिख रहे, और ये चीज क्षेत्र की जनता को बखूबी समझ में आ रही है। क्या लगता है, जनता फिर इनको वोट देगी? आधार बन पाएगा? और किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, अगर इसमें हम लोग देखें हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी और जो गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, तो आप बिल्कुल सही करें कि दोनों गठबंधन के साथ वो समस्या है कि इन लोगों को जिस तरह से आपस में अपने आप को चट्टानी रूप से जोड़ के रखना चाहिए वो नहीं जोड़ के हुआ। हम लोगों ने देखा कि आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो वीआईपी वाले निकल के चले गए, आरोप लगाते हुए, फिर उधर चले ना। आखिरी क्षण तक भी लोगों का दल बदलने का पाला जारी था। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक अगर सत्तारूढ़ पार्टी में मैं कहूँ तो इसमें एलजेपी एक तरह से जो फैक्टर है वो वहाँ पे वो बिल्कुल हमें महाराष्ट्र चुनाव की याद आती है। महाराष्ट्र चुनाव में जब भले ही बीजेपी और शिवसेना आपस में सीटें लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे मैं कई सीटों पे गया था, तो एक तरह से आपसी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता थी और दोनों के लोग दिन में प्रचार करते थे अपने लिए और रात में अगेंस्ट में प्रचार हो जाती थी। यही स्थिति यहाँ पे एलजेपी को लेके दिख रही है। एलजेपी
इतना बड़ा कदम कभी भी बिना बीजेपी के समर्थन के नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी बीजेपी का पूर्ण प्रयास यही है कि वो बड़े भाई के रोल में आए और जदयू के कद को छोटा करके उसको छोटे भाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो नहीं तो फिर ऐसा क्या कारण था कि एलजेपी ने खुलेआम घोषणा कर दी कि नहीं, हम बीजेपी के विरुद्ध कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। अब वो 143 पे क्यों खड़ा कर रहे हैं, 142 पे, 243 पे खड़ा कर देते अपनी कैंडिडेट। बिल्कुल। तो एक तो ये चीज है, लेकिन दूसरी चीज हम लोगों को जो विपक्ष के गठबंधन में अगर जो मैं देख पा रहा हूं कि वहां पे भी जो छोटे छोटे घटक दल थे, चाहे वो कुशवाहा जी जो उनके प्रतिनिधि बैठे हुए भी हैं वहां पे, या वीआईपी पार्टी, या फिर उन सबों को वो संभाल के नहीं रख पाए। हाँ, उनके पास एक प्लस पॉइंट में 2015 के तुलना में देख पा रहा हूं कि उन्होंने कम से कम कम्युनिस्ट वालों को उन्होंने जोड़ा है। विशेषकर ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि कम से कम पिछले बार जो है कि 3 सीटें उन लोगों ने, माले वाले ने जीती भी, 9 सीटों पे कम से कम वो दूसरे स्थान पर रहे थे बिना किसी गठबंधन के 2015 में। तो वो एक वहां पे इन लोगों ने कुछ क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया है, लेकिन नुकसान जो है कि गठबंधन जिस तरह से ढंग से बनना चाहिए, ना तो वो सत्ता पक्ष का बना है, ना वो गठबंधन, बिल्कुल, ना तो महागठबंधन अब महा दिखाई दे रहा है, और जो सत्ता पक्ष का गठबंधन है वो तो खुद ही अपनी जमीन गंवा चुका है, क्योंकि गठबंधन में जहां जो पार्टियां थी अब वो साथ नहीं है, बल्कि वो विपक्ष में खड़ी हो गई हैं और अपने प्रतिद्वंदी उतार दिए हैं। मैं प्रेम रंजन जी का वापस जिक्र कर रही हूँ। प्रेम साहब, जिस तरीके से राहुल जी ने भी कहा कि चीजें तो दिख रही हैं, आप लाख मना करें, लाख इनकार करें, लेकिन ये चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं अभी 2 दिन पहले की जो गया की रैली है आप लोगों की, जेपी नड्डा साहब जिसको संबोधित करने गए थे, उसका जिक्र कर लेती हूँ। इस पूरी रैली में, इस पूरे जनसभा में कहीं भी नीतीश कुमार के नाम का जिक्र नहीं किया था उन्होंने। प्रधानमंत्री के कामों को गिनाते रहे। क्या समझा जाए, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, और साथ ही साथ पार्टी, आप लोग चाहे साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता को जाकर आप लोग अपील करने वाले हैं और आप लोगों को लगता है कि वोट तो आप ही लोगों को मिलेंगे, ये समझना चाहूंगी। देखिए, बिहार में दोनों विषय है। एक तो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं और बिहार में 15 वर्षों का जो किए गए विकास कार्य है, ये दोनों है। हमने नारा भी दिया है कि 15 साल बनाम 15 साल, और हम आत्मनिर्भर बिहार, ये दोनों की 15 वर्षों में सर, लेकिन नड्डा साहब की रैली में तो जो जनसभा है, मैं वापस सर दोबारा अपना सवाल दोहरा रही हूं, जो उनकी अभी गया में जनसभा हुई उसमें एक बार भी नीतीश कुमार के नाम का जिक्र ही नहीं हुआ। अगर आप 15 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल का द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं, तो फिर जब आप संबोधित करते हैं जनसभा को तो उसको गिनाना भूल जाते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करके चले आते हैं। नहीं, सभी जगह गिनाते हैं। नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अगर किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो अगर करेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे। हमारी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को तो गिनाएंगे। हमने जो काम किया है 6.5 वर्षों में, और अनगिनत काम किए हैं, अभूतपूर्व काम किए हैं, कोई सोच नहीं सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था जितने काम हमने किए हैं। कुछ कहना तो चाह रहे हैं कामों को तो गिनाएंगे नड्डा जी। प्रेम साहब, देखिए, इसके पहले भी जो है कि विधानसभा के चुनाव होते रहे, माननीय प्रधानमंत्री खुद ही अलग अलग जगहों पे रैलियां करते रहे, और उसमें वहां पे जो भी उनके जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहते हैं उनके बारे में और उस राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी वर्णन हम लोगों ने देखा है। हालांकि अभी चुनाव प्रचार आगे बाकी है, लेकिन बिल्कुल सही ये कह रहे हैं कि गया के चुनाव प्रचार में बिल्कुल नीतीश कुमार की अनदेखी हुई है। कम से कम इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे ना कि वहां पे उनका नाम ही नहीं लिया गया उस डिबेट में, पूरी तरह से जो पूरा संबोधन था। तो ये कहना कि नहीं, हमारे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए वो केवल राष्ट्रीय मामलों पे बात करेंगे। नीतीश कुमार, हाँ बोलिए। नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को हमने पहले ही घोषित कर दिया है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार ही जो ऐसे रहेंगे। और हम 15 वर्षों की अगर बिहार की चर्चा करते हैं, नड्डा जी ने, आपने देखा होगा, उन्होंने बिहार के पिछले 15 वर्षों का जो 2005 से पहले की स्थिति थी और 2005 की स्थिति थी, उन दोनों चीजों को उन्होंने गिनाने का वो वर्णन किया, लेकिन नीतीश जी का वर्णन नहीं आया। चलिए, इस बात को तो ये नहीं मान रहे हैं, इस बात को तो आप नहीं मान रहे हैं। सर, मेरा सवाल एक दूसरा भी था कि इस बार कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं? आज चौक चौराहों पर रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी हम घूम सकते हैं। तो सर, बिहार के मुद्दे तो गिना दीजिए। जनता जानना चाह रही है कि मुद्दे क्या है, जिन मुद्दों के साथ में आप लोग एक हुए हैं। प्रेम रंजन जी, मुद्दे गिना दीजिए, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग एक हुए हैं और उन मुद्दों के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं। नहीं, मुद्दा एक है, बिहार का विकास,
और बिहार के विकास में हम जो है से, और हमने कहा है कि जो 15 वर्षों में हमने किया है उसको और गति देना है और आगे बढ़ाना है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम चीजों को लेकर करके हम जा रहे हैं कि पहले 15 वर्ष की स्थिति क्या थी और हमारे समय के 15 वर्ष की स्थिति क्या है, जहां बिजली नहीं रहता था, 2-3 घंटे भी जो ऐसे शहर के अंदर में। चलिए, वो आप मार्क्स दे रहे हैं आरजेडी को। आरजेडी के जो नुमाइंदे हैं उनका मैं रुख कर लेती हूँ। नवल किशोर जी, सीधे तौर पर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि लालू के राज में बिहार बदहाल था और हमने बिहार को खुशहाल बना दिया। आप लोग कितने सहमत हैं इस बात से? और साथ ही साथ अपनी पार्टी, इस वक्त जो आप लोगों की स्थिति है, आपके अपने सहयोगी भी छोड़ करके चले गए, खास करके अगर मैं बात करूं जीतन राम मांझी की, उनको लगा कि उनकी जो है कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है तो वो एनडीए में चले गए। क्यों नहीं आप लोग संभाल पाए अपने ही घटक दलों को? और पार्टी की इस वक्त जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, जो लोग मौका परस्त थे वो वापस चले गए, इसलिए उसमें एक लाइन ही काफी है कि जो लोग मौका परस्त है कि वो सत्ता और सीटों के लिए गठबंधन में आते हैं, जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उनसे हमारा कोई नाता नहीं है और वो वापस चले गए। दूसरी बात, पिछले 15 साल में एनडीए के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा किया, बिहार को सबसे ज्यादा गरीब बनाया, सबसे कम शहरीकरण यहाँ हुआ है, सबसे कम विकास यहाँ पे हुआ है, कोई निवेश नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में असहाय बच्चियों के साथ घिनौनी दुष्कर्म हुआ है, सृजन जैसे घोटाले हुए हैं, तो लगभग 60 घोटाले हुए हैं। जो पुल इन्होंने बनाया है, सुशासन का नारा दिया है, वो पुल उद्घाटन के दिन टूट जाता है, उद्घाटन के पहले टूट जाता है, उद्घाटन के 1 महीना बाद टूट जाता है। बाढ़ में इनकी स्थिति देखी जा चुकी है, कोरोना में मिसमैनेजमेंट, हेल्थ मिसमैनेजमेंट का स्थिति देखी जा चुकी है, माइग्रेशन में जो मिसमैनेजमेंट था वो देखा जा चुका है। तो आप बताइए कि इनके पास तो अपने 15 साल में कुछ कहने को है ही नहीं। अब बीजेपी आके कहती है कि हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अरे भाई साहब, 15 साल में आप क्या कर रहे थे? ये फैजल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फैजल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? सवाल आपके पास कुछ है? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने ये कहा कि जमीन की हकीकत नहीं है, भूल के जा रहा नहीं, ये भूलना नहीं चाहिए। तो सत्ता में नहीं है बिहार जी, और लोकसभा चुनाव में उनको भी एक सीट नहीं मिली थी 20 को, इसलिए उनको भी जमीनी हकीकत और वो भी महत्वाकांक्षी हैं जी। और रही बात प्रेम रंजन पटेल, उन्होंने कहा कि रात में आप घूम सकती हैं, लेकिन 34 पक्षियों का सब बलात्कार टिप्पणी है। राहुल जी, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, आपने सबकी बातें सुन ली, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और कोई सवाल है आप लोगों का इन दोनों से? नहीं, देखिए, स्थिति जो बिहार की है, बिहार के साथ स्थिति है कि उनके पास जो मतदाता है उनके पास सही विकल्प नहीं है। बिल्कुल वास्तविक यह है कि 15 साल में जो इनके पास जो इनको मौका था, एक लंबा विस्तृत मौका था नीतीश कुमार को, उस विस्तृत मौके का इन्होंने बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया है। वहाँ पे अभी भी हम लोग देखते हैं कि अगर WHO के आंकड़ों के अनुसार 1000 की आबादी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, बिहार में 30,000 की आबादी पे 1 डॉक्टर है, जबकि नेशनल 11,500 की आबादी पे 1 डॉक्टर है। तो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, तमाम तरह की चीज़ें हो। हम लोगों ने देखा है कई बार कई पुलों का उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन होने के बाद एक तो कहलगांव में एक बांध वहाँ पे तटबंध का उद्घाटन होने वाला था, वहाँ मैं गया भी था और मुख्यमंत्री आने वाले थे, सारी तैयारियां पूरी हो गई थी और उसके बाद एन उद्घाटन से पहले जैसे पानी तोड़ा गया, सब कुछ बह गया। तो ना तो आरजेडी के पिछले 15 साल है वो, उसमें हम लोगों को कोई उपलब्धि नजर आती है, ना तो इस 15 साल में कोई उपलब्धि नजर आती है। तो ये एक बड़ी सी तनाव वाली स्थिति है कि मतदाता कहाँ जाएंगे इसमें। लेकिन जिस तरीके से प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से यहाँ पर अगर आरजेडी की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी तो अपना मौका देख रहे थे, फायदा देख रहे थे, यहाँ समझ नहीं आया तो आपके साथ हाथ मिला लिया। यानी इनका सीधे तौर पर आरोप है कि हमारी तरफ से जो लोग टूट करके आपके पास गए भी हैं वो मौका परस्त थे। क्या आप भी यही मानते हैं? हालांकि राहुल लाल जी ने जो सवाल खड़े किए हैं कि जिन चीजों को आप उपलब्धता बता रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उन कामों में भी कमी तो थी ही, और वो सबने देखा है, खबरों में सामने आया है, हमने खस्ता हाल अस्पताल भी देखा है कि किस तरीके से इलाज के अभाव में किसी की मौत हो जाती है। ये खबरें भी तो सामने आती रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि पिछले 15 साल में बिहार में बदहाली की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई।
प्रीति जी। जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा या वीआईपी मुकेश सहनी जैसे लोग मौका परस्त है, मौका देख कर करके वो चले गए। ये लोग लोकसभा चुनाव में उनके साथ रह कर करके चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी हमसे एनडीए से मुकाबला नहीं कर सके थे। 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई थी, केवल 1 सीटें जैसे तैसे ये लोग जीतने का काम किए थे। वो सब लोग नेतृत्व के सवाल पर, नेतृत्व को लेकर करके सवाल उठा रहे थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे तेजस्वी में वो क्षमता नहीं है नेतृत्व करने का, आप पहले से तय कीजिए कि किसके नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया आरजेडी के लोगों ने कि मेरे नेतृत्व को मानना है तो मानिए और नहीं तो अपना रास्ता अपना। सर लेकिन आप लोगों ने भी तो सिर्फ नीतीश कुमार को ही मान लिया ना, बीजेपी अपनी तरफ से तो कोई चेहरा नहीं दे पाई, आप तेजस्वी पर क्यों जा रहे हैं? प्रेम रंजन जी, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पैटर्न में बड़ा अंतर होता है, दोनों के परिणामों को आप एक साथ जोड़ भी नहीं सकते। हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अलग अलग राज्यों में काफी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा में वही प्रदर्शन आप नहीं कर पाया। चले गए मुकेश सहनी, आप देखेंगे कि जो ऐसे सबसे कमजोर तबका होता है अनुसूचित जनजाति, वो उनके साथ भी इनका समझौता नहीं हो सका। तो आप देखेंगे जो ऐसे झामुमो के साथ इनका समझौता नहीं हो सका। हमारे साथ सभी लोगों का जो है सम्मिश्रण है, हमारे साथ कहीं परेशानी नहीं। और जिस प्रकार से ये कामों की बात कर रहे हैं, तो काम हमने करके दिखाया है। हमने हजारों बड़े बड़े पुल पटेल जी, इसीलिए 2 दिन के बारिश में नवल किशोर जी को आपत्ति है। नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं 1 मिनट रोक रही हूँ आपको। प्रेम रंजन जी, नवल किशोर जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। जी नवल जी। जी, मैं पूछ रहा हूं इनको कि जिनको ये ह्यूमिलिएट किए थे, पहले भगाए थे, उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं के यहाँ से भाग कर आए थे, हम उन्हीं के साथ भाग कर आए थे, जो उनके साथ अभी है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन नवल किशोर जी, उपेंद्र कुशवाहा तो आपका भी दामन, आपका भी साथ छोड़ गए ना, आप तो वो AIMIM और मायावती को साथ में लेकर के चल रहे हैं। आप ये बताइए ना कि जिसकी परसेंटेज 1.5% वोट है, उसको हम नेता कैसे मान ले? 80 MLA के नेता को छोड़ के आप 1.5% के नेता को कैसे सरकारी अस्पतालों में भर्ती करा दीजिए। अगर काम नहीं किए रहते तो ये कैसे जो ऐसे होता? लोग विश्वास कर रहे हैं, काम के आधार पर ही विश्वास कर रहे हैं। हमने काम कर करके दिखाया है और उसी काम के आधार पर लोकसभा के चुनाव में भी लोगों का समर्थन मिला है, आगे भी मिलेगा। घोटालेबाजों की पार्टी है, मौका परस्तों की पार्टी है, वो उसकी क्या तुलना है हमसे? उनकी क्या तुलना है? घोटाला में कौन जेल में है ये तो पता है ना। आप कह रहे हैं कौन जेल के अंदर में है, कौन काट रहे हैं? आप आपके सुप्रीमो जेल के अंदर में है, किस सजा में है? प्रेम रंजन जी, एक बार मैं दोबारा से, एक बार इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगी सर। अपने मुद्दे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से जनता तक हम बात भी पहुंचा पाएंगे कि आपका अपने पक्ष में कहना क्या है और क्या नहीं कहना है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने भले ही ठीक है कहा कि मौका परस्त थे, घोटालों की बात भी आपने कर दी, तमाम तरह के आरोप लगा दिए, वो पिछली बात हो गई। लालू यादव इस वक्त चुनाव प्रचार में भी नहीं है, तेजस्वी यादव इस वक्त सब कुछ देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव की ही तरह चिराग पासवान जो अब तक आपके ही घटक दल थे, वो खुद आपके ही साथ में जो दूसरी पार्टी है जो इस वक्त वहां पर सत्ता पर काबिज है, उसके काम को लेकर के लगातार टीका टिप्पणी करती रही है। मैं चिराग पासवान की बात कर रही हूं, उनको लेकर के आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? क्यों आप लोग साइलेंट हो जाते हैं इस मुद्दे पर? और अगर ऐसा नहीं है कि आप इस मुद्दे पर मौन सहमति देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नीतीश के साथ भी तो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं ना। फिर नीतीश कुमार के साथ एक तरफ आप हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की बुराई करने वालों को चुपचाप मौन सहमति दिए हुए हैं। मोहर लगा दिया है नीतीश कुमार के कार्यों को। अगर नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर मोहर नहीं लगता तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव में नहीं जाते। अगर जो है से चिराग पासवान को किसी बात को लेकर करके कंफ्यूजन, सर अगर क्यों तो आप लोग क्यों नहीं रोकते? साथ में थे ना सर, बैठते साथ में थे ना, एनडीए का पार्ट था वो, हमें भी सच बोलते रहे, वो हमेशा बोलते रहे कि बीजेपी से हमारे को कोई बैर नहीं है। एलजेपी हमेशा से कहता रहा कि बीजेपी से हमारे को कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर उनका किसी बात जी नहीं प्रीति जी किसी बात को लेकर करके नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी है, तो हमने नीतीश कुमार को नेता माना है। हमने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो अगर हमारे साथ रहना होगा, हमारे गठबंधन में रहना होगा, तो हमने जो तय किया है उस तय के अनुसार जो है आपको चलना पड़ेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है राहुल जी, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि अगर बाद में अगर उन्हें हमारे साथ मिलना होगा तो देख लेंगे। और ये कमाल की बात है कि एलजेपी जब अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है तो बीजेपी वाली सीट तो छोड़ देती है, लेकिन जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार देती है। इसको किस तरीके से समझा जाए? बीजेपी जैसी पार्टी इतना बड़ा कदम बिना बीजेपी को विश्वास में लिए हुए कर ही नहीं सकती। वो बीजेपी की एक आलोचना नहीं कर रहे, बीजेपी इतना कहने के बाद जब बार बार आप सवाल पूछ रही हैं तब
वो इतना सा आलोचना कर पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कि ये लोग कहीं ना कहीं जदयू को एक तरह से छोटा करने का प्रयास है। और बिहार में बीजेपी अपने आप को महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने अपने आप को बड़े भाई के रूप में बनाया है, उसी रूप में वो वहां पे एक बड़े प्लेयर के रूप में आना चाहते हैं। तो इनकी मंशा यही है। क्योंकि और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि लोजपा टिकटें किसको दे रही हैं, सारे के सारे जो बीजेपी के लोग हैं वही टिकट भी ले रहे हैं उसमें। ठीक है, आप त्वरित तौर पे पार्टी से निकाल दे रहे हैं, ये भी बात सही है, लेकिन जो पूरा का पूरा लोजपा लग रहा है वो एकदम बिल्कुल बीजेपी ए बीजेपी बी। तो वो कहीं आप अंतर नहीं कर सकते इसमें। उल्टे आप देखिए, इस कारण से नीतीश खेमे में भी बड़ी नाराजगी है वहां पे। और कई जगहों पे हम लोगों ने देखा कि तेज प्रताप के विरुद्ध जो उम्मीदवार जिस तरह से उतारने की पूरी चल रही थी, वहां पे कि ऐश्वर्या को उतारा जाएगा, वो देखिए वो नहीं उतारा गया। तो कहीं ना कहीं इस कारण से नीतीश का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अगर हम लोग देखें तो वो आरजेडी के पीछे सीटों के अरेंजमेंट में हम लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आ रहा है। वो अलग अलग जहां पे भी जो विवादित सीट थे, या तो नीतीश ने पहले ही वो बीजेपी के वो सीटें ट्रांसफर कर दी, या तो फिर जो है कि वहां पे फिर भी विवादित लोगों को टिकटें नहीं दी। तो ये एक अलग सा राजनीतिक गेम प्लान है जो ऊपर से जो बिहार की राजनीति हम लोगों को नजर आ रहा है। हमारे साथ आरएलएसपी से फैजल इमाम साहब भी जुड़े हुए हैं। फैजल साहब, यहाँ पर बाकी सबकी तो बात समझ में आ गई, आपकी पार्टी जो नीतीश कुमार के विरोध में आई थी अब वो पूरी तरह से अलग हो चुकी है, और जिस तरीके से अब AIMIM का साथ लेकर या मायावती का साथ लेकर के चुनाव मैदान में है, मैं मुद्दे समझना चाहूंगी कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे, और आपको क्यों लगता है कि क्षेत्र की जनता आपको एक दूसरे विकल्प के रूप में देखेगी? क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के शासन को तो देख चुकी है क्षेत्र की जनता, लेकिन ऐसी क्या खासियत आप में है ताकि जनता आपको चुने? अब प्रीति जी देखिए, हम लोग लगातार शिक्षा के सवाल पे सड़कों पे उतरे, स्वास्थ्य के सवाल पे उतरे, और हमारा जो मुद्दा है वो छह मुद्दे साफ है: पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। ये मुद्दे हैं कि बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर हाल, कमाई के लिए बाहर न जाना पड़े पलायन के लिए, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो, कार्रवाई हो जो दोषी हो, और सुनवाई हो अदालतों में। क्योंकि हम अदालतों को लेकर भी बार बार कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ हम लोग बोलते रहे, हम लोग आंदोलन करते रहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि गरीबों को सुनवाई नहीं मिलती है। तो ये 6 मुद्दे हैं जिसको लेके हम बिहार में जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक विकल्प की तलाश, चूंकि 15 साल बनाम 15 साल बहुत हो चुके, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा का जो चेहरा है, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो इस 2017 से शिक्षा के सवाल पे सड़कों पर उतरे हैं, मुझे लगता है कि वो एक विकल्प हम लोग देने में सक्षम है। और हम 6 दलों के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जो बनाया है, तो बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी, और बिहार में बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि हम 12-13 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा के सवाल पर लगातार सड़कों पर है। चलिए, तो प्राथमिकता आप लोगों की शिक्षा को लेकर के है। तो कुल मिलाकर के बिहार के चुनावी समर में हर पार्टी अपना अपना एजेंडा और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि अंदरूनी खाने में ये सभी पार्टियां भी कहीं ना कहीं आपसी मुद्दों को लेकर के जूझ रही हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्षेत्र की जनता सत्ता पर वापस दोबारा किसको काबिज करती है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बीजेपी से प्रेम रतन साहब, आरजेडी से नवल किशोर जी, फैजल इमाम साहब और राहुल लाल जी, हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।